नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे नए सेगमेंट इतिहास में आपने देखा कि आईएएस पीसीएस में कैसे कैसे सिलेबस डिफाइन किया गया है और प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे। उसी के लेक्चर 2 में हम आज बात करेंगे पुरातात्विक उत्खनन और इसकी रेडियो गणना कैसे की जाती है। क्योंकि यदि कोई सामान हमें मिल रहा है वो कितना पुराना है, कहाँ से मिला है और किस जगह रखा गया है, इसकी जानकारी अगर होती है तो उसमें इंटरेस्ट आता है। वैसे इसमें पीटी में यानी प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इसका मेंस में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। या आप एमए एमए किए होंगे यानी मास्टर ऑफ आर्ट जब हिस्ट्री में किए होंगे तो ये सब काफ़ी डेप्थ में बताया जाता है कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, कौन कौन से जेम्स प्रिंसपे ने आके क्या काम किया है, ये सब चीज़ें उनको बताया जाता है। और जो भी चीज़ धरोहर रखी जाती है उसका क्या वैल्यू है, यानी कि धरोहर क्या होगा, उसे काफ़ी मशक्क़त से खोज के निकाला गया है। और फिर से आप देखें इंडिया गेट जैसे हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा धरोहर के रूप में माना जाता है। वैसे इसी में हम कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, यूरेनियम डेटिंग की बात करते हैं, फिर से पोटेशियम आर्गन डेटिंग की बात करते हैं। तो गणना कैसे किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस टॉपिक चलते हैं। हमारा टॉपिक है पुरातात्विक उत्खनन और रेडियो डेटिंग। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं 1 से लगाए 5 तक, फिर से यहाँ ABCD तक है। तो इसमें हम देखते हैं कि बिल्डिंग को देखते हैं या पुराना बिल्डिंग नहीं दिखता है हमें, सरफेस के ऊपर हम जाते हैं, अर्थ के सरफेस घूमते हैं तो ऐसा मालूम चलता है कि यहाँ पे कुछ चूल्हा है या पुराने मृदभांड हैं। इन सबको जानकारी करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं। तो इसके लिए हम प्रोटॉन होता है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इसी में प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर एवं प्रोटॉन रेडियोमीटर का नाम सुने होंगे। तो इससे क्या होता है कि हम अर्थ के सरफेस पे उसको लगा देते हैं, इस मीटर को। एक डिवाइस होता है जिससे कि हम चेक करते हैं कि कितने गहराई तक कोई सा धातु कैसे मिल रहा है। तो चूल्हा हो गया या वहाँ जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ के सरफेस के नीचे कोई प्रमाणिक चीज़ दबी हुई है। तो हम क्या करें, सरफेस के ऊपर वो डिवाइस लगाते हैं और वहाँ से प्रोटॉन जब हिट करता है तो रिफ्लेक्ट होकर वो उसमें लाइट जलने लगती है। तो ये होता है प्रोटॉन मैग्नेटोमीटर यानी प्रोटॉन चुंबकीय विधि। फिर से हो गया प्रोटॉन गैडियोमीटर, इसमें चूल्हा, भरे गड्ढे, मकबरे आदि का हमें दबी हुई चीज़ों का ज्ञान मिलता है। तो इसे प्रोटॉन विधि कहते हैं। अब ये आ गया पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? होता है कि किसी पदार्थ की चालकता क्या है, कि उसके अंदर कोई सामान है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखें हड़प्पा की खुदाई जब की गई, हड़प्पा की जब डिगिंग की जा रही थी तो कैसे मान लीजिए हड़प्पा है, क्योंकि मान लीजिए आप जहाँ कहीं खड़े हैं, आपके नीचे कोई बस्ती है, तो कैसे आप जानेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हम ये करते हैं, मान लीजिए कि अर्थ की जो मिट्टी होती है, मृदा, उसमें ये होता है कि हम उस पर अपना जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो सीधे अगर आर पार नीचे की तरफ नीचे चली जाती है, उससे कोई डिवाइस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर नहीं आता है, कोई चीज़ टकरा के ऊपर नहीं आता है, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी चालकता एक बराबर है। लेकिन यदि चालकता में डिफरेंस वेरिएशन आता है तो कहीं न कहीं कोई वहाँ बस्ती या कोई सा न्यू, जैसे होता है ना गांव में न्यू पड़ता है, कोई बिल्डिंग बनता है, उसका कहा जाता है कि न्यू बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे उसकी क्षमता घटती बढ़ती रहती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर कहीं न कहीं कोई पुराना बस्ती या सभ्यता के लोग रहे होंगे जो कि वहाँ पे घरों में रहा करते थे। तो ये है, यहाँ पर लिखा गया न्यू ज्ञान, यानी कि जो आपका कॉलम या न्यू पड़ता है, जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे। तो मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता से ये मालूम चल जाता है कि कितने किलोमीटर नीचे जाके ये सभ्यता है, ये सब जाना जाता है। अब आता है हर्ट्जियन वेव ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा इस कोरोना काल में कि कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा अब अर्थ के हलचलों के बारे में ज़्यादातर ज्ञान आने लगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी कमर्शियल कामें हैं वो सारे रोक दिए गए। जैसे JCB काम है, गड्ढा खोदना, ये सब करना, चाहे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो सब रोक दिया गया, जिससे कि जितने भी आवागमन अर्थ पे हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं। उससे ये मालूम चलता है कि जो हमारे ये हर्ट्जियन मीटर और वेव ट्रांसमिशन रखे गए हैं, यानी कि कुछ किलोमीटर तक अंदर रखे गए रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर जितने भी हलचल होते हैं उसे ये रिकॉर्ड करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो कि भूकंप लेखी होता है, सेम ऐसे इसका भी होता है काम। तो ये जितना भी अर्थ के नीचे
ट्रांसमिशन या जो भी हलचल होता है उसे डिनोट करता है। तो ये आंतरिक हलचल और प्रतिध्वनि। तो कोई चीज़ रहेगा, मान लीजिए कि ये पूरा सॉलिड है, सॉलिड बीच में मिट्टी आ गया तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है, हिलता ज़्यादा है, तो ये हो जाता है हर्ट वेव ट्रांसमिशन। तो आंतरिक हलचल और प्रतिध्वनि से हम इसको मेजर करते हैं कि कोई बस्ती है या कोई चीज़ है कि नहीं है। ये एग्जैक्ट डेटा देता है आपको कि इस लोकेशन में इतने एरिया में ये चीज़ हो रहा है। अब आ जाइए फास्फेट या पोटेशियम विश्लेषण। इससे क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई मानव है, जैसे कि होता है ना मिस्र की सभ्यता में दिखाया जाता है कि जो मम्मी जी लोग होती हैं, मम्मी बोले तो जो कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, आप देखे होंगे मिस्र का जो पिरामिड बनाया गया है उसमें मम्मी रखे गए हैं सब। तो और यहाँ दिल्ली में भी आएंगे तो संग्रहालय में रखा गया है एक दो करके। तो आप देखेंगे जिनके हाथ इस तरह से, जैसे आप देखिए ऐसे क्रॉस सेक्शन में होता है, तो वो कहीं न कहीं राजा महाराजाओं का होता था। और जिनके हाथ एकदम सीधे यूं वर्टिकल ऐसे रख दिया जाता था तो वो मतलब कोई कि कमर्शियल मतलब ऐसे लोकल टाइप का आदमी है। और जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे उनके हाथ क्रॉस के साथ उनके अगल बगल में पोटरी और गहने रखे जाते थे। वो आप देखेंगे मिस्र की सभ्यता में ऐसा होता था। तो यही सब चीज़ें हैं, कैसे वो लाश को निकाला गया, कैसे किया गया, आप इसको सोचेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। आइए संग्रहालय दिल्ली में देखिए कैसे कैसे उसे रखा गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जाके देखने पे और ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो सब चीज़ें। तो मानव शरीर में तो ऐसे कार्बन की प्रतिशतता ज़्यादा होती है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए अगर जो चीज़ कम रिड्यूस होता है, कम क्षय होता है, वो पोटेशियम और फास्फेट है। तो ये कहीं न कहीं मानव जब किसी बॉडी के ऊपर ये पोटेशियम और फास्फेट का जब हिट किया जाता है, बम्बारमेंट किया जाता है एक तरीके देखा जाए लेजर लाइट से, तो वो वहाँ पे ब्लिंक करने लगता है लाइट। तो इससे मालूम चलता है कि ये कहीं कहीं यहाँ पे मानव या मानव के होने के अस्तित्व पाए जा सकते हैं जो धरती के नीचे दबे हुए हैं। तो ये होता है पोटेशियम विश्लेषण पे। अब आ जाइए, ये तो सब सरफेस पे हो गया, यानी कि जो अर्थ है उसके सरफेस पे हो गया। अब हम समुद्र में चलते हैं। समुद्र में तो बहुत कुछ हमारे जैसे प्राकृतिक संप्रदा बोला जाता है, समुद्र प्राकृतिक संप्रदाओं का राजा कहलाता है, क्योंकि उसमें जो चीज़ चली जाती हैं वो अपने अवस्था में पड़ी रहती हैं, उसमें ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि डूबी हुई वस्तुओं को पानी में, जहाज के धातुओं को ये सब करने के लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा हो गया, जो वाटरप्रूफ कैमरा होता है, टेलीविजन से देखा जाता है कि उस एरिया में वाले अलास्का में कुछ ऐसा दिखा, तो उससे भी हम कोलिगेट करते रहते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें, ये डूबी हुई वस्तुओं को पानी में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कैमरे से। फिर आते हैं, ये तो हो गया मोटी मोटी बातें 1 से लेकर 5 तक। अब सेक्शन ए पे आते हैं। ये क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। इसके वीडियो भी काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं अगर इस तरह नहीं समझ में आता। वैसे इसका सोर्स जो है इग्नू के बुक को आप फॉलो करेंगे, MA हिस्ट्री वाला, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से कोटेशन बना दिया रहेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग में यदि मैं जिंदा हूँ या कोई आदमी जिंदा है, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा बनी रहती है, यानी कि जब तक वो जिंदा है वो रिचार्ज होता रहेगा। यानी एक तरीके से देखा जाए, हम ऐसे समझाएं कि आपका मोबाइल है, मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं, आपकी बैटरी हमेशा चार्ज हो रही है, चार्ज डिस्चार्ज होती रही। लेकिन सपोज एक समय ऐसा है कि लाइट कट गई, अब क्या हुआ कि वो बैटरी आपकी लगातार डिस्चार्ज हो रही है, तो उसकी गणना करना ऐसे ही किया जाता है। इसमें देखिए, अब आदमी जिंदा है तो उसके अंदर कार्बन 14 हमेशा रिचार्ज होता रह रहा है, यानी कि इसका जो क्षय है यानी डेटिंग है वो नहीं हो रहा है। जब ये बॉडी या कोई पशु मर जाता है उसके बाद इसकी डेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसका क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी अर्ध आयु जो बताया गया है, जो पैमाना नए तरीके से निकाला गया है, 5730 साल माना जाता है। इसे ही जेगर मापन विधि बोला जाता है। इसमें से बीटा कणों का अल्फा बीटा गामा होते हैं पार्टिकल, वो इसमें से बीटा पार्टिकल मूव कर जाता है। तो इसमें स्टैंडर्ड जो वर्जन आपका है 5730 साल कहलाता है। तो ये कार्बन डेटिंग में यही होता है कि इतने साल कोई हड्डी मिल गई या कोई फॉसिल्स फ्यूल मिल गया आपको, तो उसको देखा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कार्बन मिल रहा है कार्बन 14, और इस जो धातु जो ये हड्डी मिला है या जो फॉसिल्स फ्यूल मिला है, इसमें कितने कार्बन की मात्रा आराम से उसे निकाला जा सकता है। तो ये एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए काफ़ी वैलिड होता है। इसका इनहेंस वर्जन आता है पोटेशियम आर्गन विधि या यूरेनियम विधि।
तो ये कार्बनिक पदार्थों के लिए, कार्बन जब है तो कार्बनिक, जब कार्बन ही रहेगा उसी का हम पैमाना से पैमाइश कर सकते हैं। अगर कार्बन नहीं है तो ये हमारा डेटिंग फेल हो जाता है। इसके लिए अब दूसरे टॉपिक पे आता है, वो टॉपिक आपका होता है पोटेशियम आर्गन विधि। तो हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है। इसी में सेकंड वर्जन आता है पोटेशियम आर्गन तिथि या डेटिंग जिसे बोलते हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोटेशन डालने में। वैसे तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आपको ब्रॉड नॉलेज है तो ये आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पोटेशियम आर्गन विधि क्या है, तिथि जो होता है इससे कैसे काम, ये हमेशा लंबे समय के लिए, लंबे समय बोले तो इसका ड्यूरेशन है 1 लाख से 10 लाख समय के बीच में कोई वस्तु मिलती है उसको हम पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु इतनी पुरानी है। इसके लिए क्या है, इसका विधि ये कहता है कि यदि आपका पोटेशियम 40 है, जिसका परमाणु द्रव्यमान संख्या पोटेशियम 40 है, इसका अपघटन होते हुए यानी डेटिंग होते होते ये आर्गन 40 में कन्वर्ट हो जाता है। आर्गन 40 बोले तो ये कहीं न कहीं पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी ये गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है अपने। तो इसका क्या रिवेलेंस है, यदि कोई पत्थर है उसके अंदर पोटेशियम है और वो काफ़ी समय तक ज़मीन के अंदर दबता चला गया और दबता चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब दब के काफ़ी नीचे चला गया तो नीचे जानते ही ये मैग्मा है, वो लावा बन के बाहर निकलता है। लावा बन के जब बाहर निकलता है तो वो गैस के साथ बाहर निकलता है, तो वो राख और मैग्मा बाहर जब आता है, कुछ राख आता है फिर मैग्मा आता है, तो वो फिर से राख बन के बाहर आता है, तो फिर से वो कहीं न कहीं राख जो रहता है इकट्ठा होता है एक साथ और फिर से धीरे धीरे पत्थर बनता है। तो इन सब क्रियाविधि में वो कहीं न कहीं आर्गन गैस निकालता है अपने अंदर से। तो यही होता है पोटेशियम का जब आर्गन में कन्वर्जन हो जाता है तो इसे बोलते हैं पोटेशियम आर्गन विधि, ये कहलाता है। तो ये किसी पत्थर का ज़मीन में दबता चला जाना तो वो पत्थर पिघलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि अभी तक लोहा पिघलता देखें, यहाँ पत्थर की बात हो रही, तो कैसे क्या ये जब कहीं कहीं कोई चट्टान है उस पर खूब ज़्यादा लोड देते जाए तो वो नीचे की तरफ जब चलता चला जाएगा तो वो पिघल जाता है, यानी कि वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में फिर बाहर निकलता है पिघलते हुए। और फिर से जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसे राख के साथ ये सभी मटेरियल बाहर आएंगे, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके नाते ये पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैमाइश किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के लिए, कार्बन डेटिंग के बाद इसका नंबर आता है। अब आ जाइए सी वाला टॉपिक आपका आ जाता है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग से क्या होता है कि पृथ्वी की आयु की गणना, हमारी पृथ्वी कितनी बिलियन साल पुरानी है, क्या है कि इसमें कहाँ की मिट्टी कहाँ मिल रही है, ये सब जाना जाता है। ये होता है यूरेनियम डेटिंग में। अब आते हैं जो बॉडी मिलता है, आप देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति बात करते हैं तो बोला था युगल सावधान बुरझोम से ये मिला है, फिर से पल्लावरम से ये मिला हुआ है, कहा जाता है समाधान मिला है। समाधान मतलब कि शव का आधान, जहाँ शव को लिटाया गया है, यानी मृतक शरीर को जहाँ लिटाया गया है। अब इसमें से कैसे पहली दृष्टि में, पहली नज़र में पुरातत्व वेदी कैसे पहचाने कि ये मेल है कि फीमेल है, इसका सबसे बड़ा जो वैलिड पॉइंट है जो इब्नू को बुक में लिखा हुआ कि यदि मेल रहता है तो पहले के मेल रहता है शिकार, पशुपालन और शिकार करना इनका मुख्य काम था। और अगर इनका चेस्ट इतना, यानी ये सीने का पार्ट जो इतना मजबूत होता था, जल्दी टूटा नहीं था, इनकी ये वाली हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती थी। तो इससे एक मोटा तौर पर ये लगाया जाता था कि ये मेल की बॉडी है, यानी कि पुरुष का शरीर है। और महिलाओं का काम पहले ये पुरुष और महिला दोनों शिकार पर जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे महिलाओं को शिकार न करने की तरफ प्रेरित करते हुए उनको घरों के बीच में रखा गया। तो जब वो महिला गर्भवती होती थी, रीढ़ की हड्डी वाली पार्ट जो रहती थी वो काफ़ी मजबूत हो जाती थी, क्योंकि आप देखें जब भी कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसमें रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा लोड रहता है वहाँ पे, और वो काफ़ी कठोर होता है। तो वहाँ से वो हड्डियों का
पैमाइश करके देखा जाता है कि कौन सी हड्डी कितनी मजबूती के साथ है, तो वहाँ से मेल फीमेल के चीज़ें मालूम किया। और कई लाशों में ये दिखाई दे रहा था कि उनके हाथों में कुंडल है या ऐसा कुछ है, तो उससे भी किया जाता। ये मोटा मोटा तौर पे पहली दृष्टि में होती थी ये बात। फिर से इसको फॉरेंसिक टीम जब आती थी अच्छे से उसे डिकोड करती थी, तो जाकर मालूम पता कि हाँ ये करेक्ट है। और काफ़ी पुराने समय में ऐसे ही किया जाता था। तो यही ऊतक विज्ञान है। ऊतक विज्ञान में जो टिश्यू नॉलेज इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या है आपका कि डीएनए डी इसका मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करता है। एक जीन जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ये डीएनए दूसरे पार्ट में जाके दिखता है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो इससे किसी समुदाय का, जैसे मान लीजिए कि बोला जाता है कि आर्य आए, कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए, तो पहले मध्य एशिया वालों का जीन देखा जाएगा, फिर से इंडिया वालों का जीन देखा जाएगा, तो डीएनए का क्या क्या उसमें पैटर्न है मालूम किया जाएगा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये ऊतक ज्ञान में आ जाता है। फिर से अस्थि मज्जा, आप देखे होंगे कि आप जो पैर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन इसमें बोला जाता है कि अस्थि मज्जा वाले पार्ट में होता है। तो इसको अस्थि मज्जा किसी का मिल जाए, वहाँ से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं कि ये बॉडी कहाँ से है। यानी कि कोई सा भी आपको बॉडी मिल रहा है तो उसका क्या पैटर्न है, कहाँ से वो बॉडी आई है, किस सभ्यता को वो बिलोंग करती है। जैसे प्रो ऑस्ट्रेलियान बोला जाता है, फिर से क्रोमैंग मानव बोला जाता है। ये सब क्या है, इन सबको कहीं न कहीं हड्डियों को इकट्ठा किया गया, उसके ज्ञान से प्राप्त होता है ये सब। फिर से रक्त ज्ञान, किसी के ब्लड क्लॉट कैसे थे, वो सब चीज़ें यहाँ से मालूम किया जाता था। तो ये इतना सब रहा कि कैसे कैसे मोटे तौर पे हम लोग जानते थे कि जो भी हम संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी लाशें मिल रही हैं, जो भी पत्थर मिल रहे हैं, वो कैसे प्राथमिक तौर पर किस ज़माने का है, कितने साल पुराना है, ये सब चीज़ें ये रेडियो डेटिंग और पुरातात्विक उत्खनन किया था। जैसे अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई थी, आप देखे होंगे, उसका नाम गुलाबो सिताबो करके है। उसमें भी ये सब दिखाया है कि किसी बिल्डिंग को, किसी मकबरे को कैसे पुरातात्विक घोषित किया जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या ईंटों का क्या पैमाना है, कैसे हो रहा है। तो यही सब पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड होता है और इससे हमारी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है कि हम ऐसे थे। और ये कहीं न कहीं पुरातात्विक साक्ष्य काफ़ी डेप्थ में जाके ही चीज़ें मिलता है। जैसे कि लेटेस्ट में बात करें, आप देखे होंगे बागपत के पास सोनौली एक जगह है, वहाँ पे रथ मिलने के, कुणाल जगह है, वहाँ से रथ मिलने के, मुकुट मिलने के साक्ष्य मिले हैं अभी लेटेस्ट में। तो वो जैसे जैसे खुदाई होता है, जैसे डिगिंग होती है, वर्टिकल डिगिंग इंडिया में होती है, वैसे वैसे चीज़ें मिलने लगती हैं। तो ये इतनी सी रही कहानी। यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।